नमस्कार। खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हर हफ्ते हम रविवार को 5 बजे आपसे मिलते हैं और किसी खास विशेष मेहमान के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर में बाजार की दिशा अब कैसे रहने वाली है, कौन से अब बड़े वो फैक्टर हैं जो बाजार में प्ले होने वाले हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं बीते हफ्ते की। तो बीता हफ्ता जो है उसमें काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली और सबसे अच्छी बात यह है कि विदेशी मेहमान जो है वो वापस आते हुए दिसंबर महीने में दिखाई दिए। इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा इवेंट फ्राइडे को था, जिसकी क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा थी। खास तौर से ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया था क्योंकि जीडीपी के नंबर जो है काफ़ी जो ख़राब आए थे, उसके बाद इस तरह की अटकलें लग रही थी कि क्या आरबीआई की तरफ से कोई बड़ा फैसला होगा, कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है रेट कट को लेकर के। हालांकि ज़्यादातर विश्लेषकों का मानना जो था वो यही था कि नहीं होगा, और वही हुआ। लेकिन सीआरआर कट एक बड़ा फैसला हुआ। 4.5% से जो है सीआरआर घटा करके 4% कर दिया गया है, ताकि बैंकों के पास लिक्विडिटी को लेकर के कोई समस्या ना हो। लेकिन दो समस्याएं अभी भी आरबीआई के सामने लगातार बनी हुई हैं, और वो समस्याएं हैं बढ़ती हुई महंगाई। हालांकि ये कहा गया थर्ड क्वार्टर में वो कूल डाउन होगी, लेकिन दूसरी बड़ी समस्या कि जीडीपी ग्रोथ अनुमान को आरबीआई की तरफ से घटाया गया है, और वो 7.2 से घटा करके 6.60% कर दिया गया है। FY25 में रिटेल महंगाई अनुमान बढ़ा करके 4.5 से बढ़ा करके 4.8% कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर में रेट कट भारी पड़ेगा या फिर एफआईएस की खरीदारी, और रेट कट भारी पड़ेगा या फिर जो जीडीपी के ग्रोथ को लेकर के अनुमान जो है वो घटाया गया है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और क्या आगे की दिशा होगी उस पर बातचीत करते हैं। और आज के विशेष मेहमान से आपको रूबरू अब कराते हैं, और इसके बारे में लगातार हमारे दर्शकों की तरफ से विशेष मांग आती रहती है कि अजय जी कब आएंगे दोबारा। तो अजय बग्गा जी हमारे साथ, बाजार के महान विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पिछली बार आपने ऑन एयर बोल दिया था अगले हफ्ते आने के लिए, यहाँ दर्शकों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई कि इस हफ्ते आए नहीं, तो दर्शक बहुत ज़्यादा आपको सुनना चाहते हैं। सर, ये दो तीन बड़े इवेंट घटे हैं आपकी अनुपस्थिति में। एक तो बड़ा इवेंट ये रहा कि जीडीपी के नंबर आए, दूसरा बड़ा इवेंट ये रहा कि आरबीआई की पॉलिसी फ्राइडे को हमने देखी, और शुक्रवार की पॉलिसी में हमने देखा कि सीआरआर में कटौती की गई। रेट कट को लेकर के जैसा अनुमान था नहीं कोई घोषणा हुई। इस पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं, और जिस टाइमिंग पे आई है, जीडीपी इतनी नीचे जाएगी अनुमान था आपको? नहीं, अनुमान नहीं था। और ये जरूर था कि जिस तरह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम आए तो वो दर्शा रहा था। बट लिस्टेड कंपनियां बहुत छोटा दायरा रखती हैं। ओवरऑल भारत एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, तो उम्मीद तो यही थी कि जैसे आरबीआई 6.5 से 7% की रेंज में बोल रहे हैं, उस तरह का नंबर आया। ये 5.4 का नंबर जो आया वो थोड़ा चौंकाने वाला था। और यही दिखा कि इकोनॉमी में कंजम्पशन भी नहीं चल रही, वो थोड़ा मध्यम लेवल पर है। ग्रामीण और शहरी दोनों कंजम्पशन डिमांड इतनी तेजी से नहीं चल रही। और बट सबसे बड़ा पहलू जो है कि सरकारी खर्चा, वो जो रुका था मार्च में इलेक्शंस घोषित होने के कारण, और लगभग बजट तक सरकारी खर्चा थोड़ा धीरे हो गया, और वो फिर से अभी भी पिकअप नहीं हुआ है। तो ये दो चीज़ें आप देख सकते हैं जो पीछे थी लोअर जीडीपी आने के। और चौंकाने वाला ज़रूर था नंबर, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कुछ भी हो 6% से तो ज़्यादा ही आएगा ग्रोथ। ये 5.4 का थोड़ा सा एक झटका लगा। बिल्कुल। तो सर, इस झटके के बाद जो आरबीआई की तरफ से कदम उठाया गया सीआरआर कट का, वो सफिशिएंट है, या आपको लगता है कि जिस तरीके से यूएस ने इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी पे तो रखा है, लेकिन उससे बड़ी प्रायोरिटी ग्रोथ हो गई है? क्या आरबीआई के लिए इस पॉलिसी में ग्रोथ पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी? क्या एक रेट कट अब भारत की अर्थव्यवस्था को चाहिए, जो कि इस क्वार्टर में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? आपने जो के अनुमान के मुताबिक आरबीआई के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं सीआरआर कट के? देखिए, आरबीआई कंसिस्टेंटली विश्व के बेस्ट सेंट्रल बैंक्स में रेटेड रहा है। और कोविड के टाइम भी आप याद करिए कि हमने काफ़ी उम्मीद लगाई थी कि ये फ्लश करेंगे, मार्केट में बहुत पैसा डालेंगे जैसे यूरोपीय देशों ने किया या अमेरिका ने किया। उस तरह का आरबीआई ने नहीं किया। वो टारगेटेड
तौर से किया, और हमने भारत में उसी कारण इतनी तेजी से इन्फ्लेशन भी बढ़ते नहीं देखी। तो ये सोची समझी एक आरबीआई की कार्रवाई है। मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से रेट कट कर देना चाहिए था। हम पीछे हो गए हैं कर्व के। उसकी क्या वजह है? एक, आरबीआई सोच रहे हैं कि ये जो 5.4 का पिछले तिमाही का आंकड़ा आया है वो वन ऑफ है, और आगे चल के हम रिकवरी पे अग्रसर रहेंगे। बट वहीं पे वो अपना जो अनुमान है इस साल का उसको काट रहे हैं। ये केवल पूरे साल का नहीं काटा, बट दूसरे जो छमाही है उसका भी अनुमान काट दिया। तो आप तो जीडीपी का एस्टिमेट नीचे ला रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं कि ये वन ऑफ है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज्ड कमेंट्री रहा। दूसरा बात क्या है, आरबीआई के हाथ क्यों बंधे हुए हैं कि रुपए को वो चाहते हैं कि एक ऑर्डरली तरीके से रुपया गिरता रहे, एकदम से ना गिरे या एकदम से अप्रिशिएट ना करे। उससे हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को हानि होती है। तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जो रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, एक आरबीआई को नज़र उस पर भी रखनी पड़ती है। रुपए के लेवल पे चाहे हम घोषणा करते हैं कि आरबीआई कोई रुपए का लेवल टारगेट नहीं करता है, बट जो उसके एक्शन आप देखें ऑन द ग्राउंड, जैसे हमारा एफएक्स रिजर्व कम हुआ, क्लियर दिखा रहा है कि आरबीआई रुपए को सुरक्षित कर रहा था। जो डॉलर तेजी से बढ़ा ट्रंप की विक्ट्री के बाद, उसके सामने हमारा रुपया इतना नहीं गिरा बनिस्बत और कंट्रीज की करेंसीज के। तो आरबीआई उसके लिए भी अपना हाथ में कुछ अस्त्र रखना चाहते हैं, तो जल्दी से रेट कट नहीं करते। रेट कट आप करेंगे तो क्या होता है, आप इतने अट्रैक्टिव नहीं रहते विदेशी निवेशकों के लिए बॉन्ड मार्केट में, क्योंकि आप कम उनको दे रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट आप उनको यील्ड कम दे रहे हैं। तो ये डर रहता है पैसा फिर बाहर निकलेगा। और एक इन्होंने संदेश उसका दिया जब एफसीएनआर बी जो होते हैं, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट होते हैं, उसमें बैंक्स को और छूट दी कि हायर इंटरेस्ट रेट देके वो एफसीएनआर बी डिपॉजिट लेके आ सके। बैंक्स को देने के बजाय जैसे 2013 में सुब्बाराव जी ने किया था और फिर रघुराम राजन ने उसको पूर्ण किया। हम भी बहुत पैसा लाए थे, एक फॉरेन बैंक का अध्यक्ष था मैं उस टाइम पे। आप अगर आरबीआई एक एनआरआई बॉन्ड का संचलन कर लें तो बड़े आराम से आप 5-10 बिलियन डॉलर उठाना इस मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है भारत के नाम पर। तो ये कह रहे हैं कि चलो हम खुद नहीं करेंगे, बैंक्स को करने दो, बैंक्स को अपना ट्रेजरी मैनेज करने दो। बट ये आपको दर्शा रहा है कि आरबीआई को रुपए के लेवल की परेशानी है, और इसी कारण उन्होंने आज रेट कट नहीं किया। इन्फ्लेशन काबू में है। इन्फ्लेशन जो 6% क्रॉस हुई 2 महीने के लिए, वो फूड इन्फ्लेशन के कारण थी। वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होता, उससे वो है डिमांड और सप्लाई, और सरकारी गोदामों से आप माल निकालेंगे तो कम हो जाती है इन्फ्लेशन, और अगर नहीं है सरकार के पास, बाहर से लाना पड़ रहा है तो बढ़ जाती है। अब आप एडिबल ऑयल्स पे 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा के बैठे हुए हैं। वो सारे वैल्यू चेन, एफएमसीजी से लेकर पाम ऑयल, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। साबुन बनाने से बिस्किटों में, कुकीज़ में, हर खाद्य पदार्थ में ये एडिबल ऑयल्स जाते हैं। तो सरकार भी इस तरह के नीतियां कर रहे हैं। तेल की कीमत, क्रूड की कीमत 70 के करीब चल रही है, बट हम बैठे हुए हैं 90 के करीब पे। वो हमने घटाया नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर आप घटा देते हैं, एकदम से इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगी। तो आरबीआई थोड़ा सा सरकार से भी देख रहा है कि सरकार कुछ करने में व्यस्त लग रही है, कर नहीं रही है इस सब में। तो आरबीआई ने भी अपने हाथ, जितना उसके पास आज मौका था, मेरे ख्याल से आधा ही लिया, जो सीआरआर कट कर दिया। सीआरआर कट से क्या होता है, पैसा आता है मार्केट में। बैंक्स का जो जबरन आरबीआई 0% ब्याज पे रख लेता है कैश रिजर्व रेशियो में, वो 4% होता था कोविड के पहले।
कोविड के टाइम 4.5 कर दिया गया क्योंकि बहुत लिक्विडिटी आ रही थी। तो एक इन्फ्लेशन को रोकने का ये भी तरीका होता है कि आप लिक्विडिटी निकालें मार्केट से, वो 4 पे फिर से आप ले आए। अगले महीने में दिसंबर में ही ये 4 पे आ जाएगा पूरी तरह, 15-15 दिन के अंतराल पर। 1 लाख करोड़, 1,16,000 करोड़ तक का लिक्विडिटी आता है मार्केट में, तो पॉजिटिव है। थोड़ा सा मार्जिन बढ़ेगा बैंक्स का, जहाँ 0% मिल रहा था 1 लाख करोड़ पे, साल का कमा लेंगे। और एनआईएम अगर 3-4% है तो आप सोच लीजिए कि मार्जिन बैंक का 3-4% बढ़ जाएगा। कोई ग्रॉस लेवल पे 7-8 हज़ार करोड़ बैंक्स के लिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाता है पूरे साल के लिए। तो तिमाही के लिए 2,000 करोड़ का फर्क है। वो हमारे बैंक्स इतने बड़े हैं, 2,000 करोड़ से ना इधर की बात है ना उधर की बात है। बट लिक्विडिटी है, सिग्नलिंग अच्छी है, न्यूट्रल पे रहे, एकोमोडेटिव मूव करना चाहिए। आप चाहिए कि ग्रोथ को ज़्यादा फोकस दें बनिस्बत इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपने काबू में कर लिए। जो 100 चीज़ें जाती हैं कंज्यूमर इन्फ्लेशन में, उसमें से 64 चीज़ें ऐसी हैं जो 4% से कम चल रही हैं साल दर साल। और बाकी सरकार के काबू में इतनी सारी चीज़ें हैं जो घटा नहीं रहे। पेट्रोल हो, डीजल हो, एडिबल ऑयल हो, एविएशन फ्यूल हो, ये सब एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग है। और उसको अगर आप घटा दें तो एकदम इन्फ्लेशन कम आ जाती है। तो ये एक नपतुला फैसला है, मैं सहमत नहीं हूं, बट आरबीआई में हमसे बहुत ज़्यादा अक्ल है और देख के ही, कुछ सोच समझ के ही किया है फैसला। जो 2 प्राइवेट मेंबर्स हैं एमपीसी के, प्रोफेसर रणधीर सिंह जी और नरेश चंद्र, दोनों ने कहा कि ये हो जाना चाहिए था। तो 4-2 का फैसला रहा है। तो एटलीस्ट 2 लोगों ने ज़रूर कहा कि रेट कट होना चाहिए। और इसमें विपुल जी एक और चीज़ आप गौर फरमाइए कि जब रेट कट आप करते हैं ना, रेट बढ़ाते हैं या कट करते हैं, 9 से 12 महीने लग जाते हैं इकोनॉमी में फ्लो थ्रू। इसको हम लैग कहते हैं। लैग मतलब कि एक अंतराल लगता है, एक समय लगता है इम्पैक्ट आने में इकोनॉमी में। तो ये नहीं कि आज आपने नलका खोला और नलका बंद किया और आप काबू में कर लेते हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी होती है, वो लैग से आता है। तो आज आप रेट कट करना शुरू करेंगे तो 6 महीने 9 महीने में आपको थोड़ा इम्पैक्ट आते दिखेगा, 12 महीने में पूरा इम्पैक्ट आते दिखेगा। तो आज आपने जो मौका खो दिया। अब फरवरी में आपको अगर 50 बेसिस पॉइंट काटना पड़ा, अगर बहुत खराब नंबर आया इस तिमाही का भी, 5.5% फिर आ गया इस तिमाही का, तब आप 50 बेसिस पॉइंट काट के आ रहे होंगे और पैनिक करवाएंगे मार्केट को। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा बहुत आज काट सकते थे, वो एक मौका चूक गए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आखिर में इसको अगर रेट कट होता भी है तो उसको सिस्टम में पूरी तरीके से उसका असर आने में फिर एक लंबा अरसा जाएगा। तो ये सही मौका था जो कि नहीं किया गया। क्या ये जो 2 लोगों ने कहा कि रेट कट होना चाहिए, अब ये तो क्लियर हम मान के चलें कि अगर अब की नहीं हुआ है तो फरवरी में रेट कट होगा, ये तो सुनिश्चित मान के चलें। और क्या दास साहब कोई बड़ा फैसला इसलिए नहीं लेना चाहते थे कि ये उनका आखिरी टर्म है और अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो फिर वो कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, या और कोई वजह आप मानते हैं इसकी? नहीं, वो तो मर्जा नहीं, वो वजह नहीं रहेगी। बहुत प्रोफेशनल है। और आरबीआई, जैसे मैंने कहा, विश्व के सबसे वेल रन सेंट्रल बैंक्स में है। तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत डेप्थ है आरबीआई में। तो गवर्नर के टर्म से हम कोरिलेट नहीं करेंगे, और ना ही गवर्नर इसका बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। 6 वोटिंग मेंबर हैं। हाँ, गवर्नर मोर इक्वल देन अदर्स हैं, सबसे अहम मेंबर हैं जरूर उस कमेटी के, बट ओवरऑल मेरे ख्याल से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब जो जैसे संदेश आ रहे हैं विपुल जी, मुझे तो लग रहा है कि शायद ना ही इनको एक्सटेंशन मिले, या पूरे टर्म का एक्सटेंशन ना मिले, 1 साल का शायद एक्सटेंशन मिल जाए। और जो जैसे चिट्ठी दे देते हैं, हम देखते हैं कभी सीबीआई डायरेक्टर को, कभी किसी को, के आपका कार्यकाल बढ़ाया जाता है 1 साल या अगली घोषणा तक, जो भी पहले आ जाए। तो वो अभी दिसंबर निकाल लेंगे,
क्योंकि ये कोई खबर तो नहीं आई कि कोई कमेटी बैठी है चयन करने के लिए। तो ये लगता है उसके तौर पे लगता है कि दास साहब भी बनने चाहिए एक और कार्यकाल के लिए। बट उसके सामने आप 2021 का जो स्मरण करें अगर, तो जी 2021 में एक महीने पहले सरकार ने कह दिया था कि दास बाबू एक और टर्म के लिए आरबीआई गवर्नर नियुक्त करे। वो जी कोविड चरम सीमा पर था, बट 3 साल का पूरा उनको टर्म दे दिया गया था। ठीक। हिस्टोरिकली कोई 2 टर्म से ज्यादा रहते नहीं है। तो और सरकार भी चाहती है कि नया चेहरा कोई आए। बट इन्होंने बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया है। बेस्ट सेंट्रल बैंकर रैंक हुए हैं कई सालों के लिए, और बहुत इनका रिस्पेक्ट है मार्केट्स में भी और विश्व भर में। और बहुत ही एक सोची समझी सुलझी आवाज है भारत के लिए। तो भारत के लिए खामियाजा ही होगा अगर इनको नहीं मिलता है टर्म। बट आज जैसी स्थिति है और जिस तरह से घोषणा नहीं हुई, तो लगता है कि शायद इनको एक और टर्म नहीं दिया जाएगा, ट्रेडिशन के कारण, और कुछ ठीक। नहीं। बाकी तो सक्षम हैं ये, और सेहत एक भी ठीक है, जी चला एक सकते हैं। बिल्कुल एक छोटी सी टिप्पणी, हालांकि आप पॉलिटिकल विषयों पर नहीं बोलते और ये विषय भी हमारा नहीं रहता है, लेकिन क्या ऐसा माने कि कोई एक कुछ डिफरेंसेस भी हैं क्या गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में? क्योंकि ऐसे इंडिकेशन जैसे पीयूष गोयल हुए, एक दो मंत्री औरों की तरफ से ये बातों बातों में कई बार ये बोला गया कि अब आरबीआई को रेट कट करना चाहिए ग्रोथ के लिए। और अभी रिसेंट एक मीडिया कन्वर्सेशन में जो है पीयूष गोयल की तरफ से इस बात को रखा गया। तो इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए, हालांकि बहुत लोगों ने जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि उनको पीयूष गोयल को इस तरह नहीं बोलना चाहिए, ना तो उनके अधिकार में आता है, ना उनका कोई ऐसा मंत्रालय है, तो ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन तमाम चीज़ों को दरकिनार किया गया। क्या ये मान के चलें कुछ डिफरेंसेस हैं क्या सर? कहना बहुत मुश्किल है, नॉर्मली नहीं होते, और काफी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। और आरबीआई इंडिपेंडेंट है, आरबीआई बहुत स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है। आप रेगुलेटर्स में देखिए दुनिया भर में आरबीआई बहुत स्टैंड आउट करता है। और ये देन है हमें, हमारे जो इंडिपेंडेंस के टाइम के फोर फादर्स थे, उन्होंने एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया। तो जी होना तो नहीं चाहिए इस तरह का ठीक। दबाव, नॉर्मली नहीं होता है। और मिल बैठ के पर्दे के पीछे ऐसी बातें होती हैं। तो कई बारी होता है पॉलिटिशियन तो बयान दे देते हैं, और कई बारी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बयान देते हैं। उनको भी पता होता है कि होना तो कुछ नहीं हमारे कहने से, बट चलो कहने में क्या खराबी है। बट ठीक। आरबीआई कभी प्रेशर में नहीं आते इस तरह के बयानबाजी से। ठीक। अगली चर्चा पे जाएं और अगले विषय पर जाएं उससे पहले रेट कट नहीं हुआ, सीआरआर में कटौती हुई, इन दोनों चीज़ों का बैंकों पे क्या असर आप देख रहे हैं? बैंक में आज हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर रिकवरी रही है, खास तौर से पीएसयू बैंक्स, और बैंक इंडेक्स लगातार मजबूती दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब 52 हफ्तों की नई ऊंचाइयां बैंक निफ्टी छूता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में बैंकों को लेकर के क्या ये जो मोमेंटम बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, या फिर आपको लगता है फिजल आउट होगा? जो लोग खरीदारी कर रहे हैं अभी बैंकों में, खास तौर से रिटेलर्स जिनको उतनी समझ नहीं होती, उन्हें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपकी सलाह बैंकों को लेकर के, और प्राइवेट या पीएसयू? देखिए, मैं फिर आपको ले जाऊंगा एक लंबे अरसे के लिए, कि भारत आज अगर 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, और अगर हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, तो 4 जो हमने बनाया है इस 70-71 साल में 4 ट्रिलियन पहुंचा दिया है, उसमें इजाफा होने वाला है, उसमें बढ़ोतरी होने वाली है 26 ट्रिलियन डॉलर्स की। तो इतना इकोनॉमी हमारा ऐसा है जो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। और उसको फंडिंग कौन करेगा? आपके बैंक्स। उसको रेलगाड़ियां कौन चलवाएगा? सारे उसकी फंडिंग कहाँ से होगी? फाइनेंशियल से। और जो पैसे बचेंगे उसको कौन संभालेगा? आपके एसेट मैनेजर्स। उसकी रक्षा कौन करेगा? आपके इंश्योरेंस। उसको ट्रेडिंग कौन कराएगा? आपके ब्रोकर्स। तो ये जितना फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, ये आज जो है वो 6-7 गुना होने वाला है अगले 30 सालों में।
वो पहले चलेगा, उसके बाद इकोनॉमी आएगी, और मार्केट फाइनेंशियल सेक्टर से भी पहले चलेगा। मार्केट क्या है? एडेप्टिव फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म। क्या ये एकदम से पलटता है अपना व्यू पॉइंट भी? दूसरा, ये आगे देखता है, और ये इस तरह का है कि डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है कि आगे जो ग्रोथ होने वाली है उसको हम डिस्काउंट करते हैं। जब कंपनी का पी हम बात करते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, आप क्या कह रहे हैं कि कंपनी अगर चलती रहती है अगले 3 साल 5 साल और इन परपेचुइटी कंपनी इतना बनाएगी, उसको मैं डिस्काउंट करके लाता हूं। डिस्काउंट कैश फ्लो डीसीएफ मॉडल जो हम लगाते हैं, उस पे एक प्राइस हम तय करते हैं, और फिर उसके ऊपर मार्केट अपनी योजना बनाता है, सोच बनाता है। तो कभी ऊपर ओवर वैल्यू होता है, कभी अंडर वैल्यूड होता है, कभी फेयर वैल्यूड होता है। ये वैल्यूएशन आर्ट है, वो साइंस नहीं है। बट जो मार्केट है वो फंडामेंटल है। तो क्यों मैं इतना आपको समझा रहा हूं, इतना वृतांत दे रहा हूं कि बैंक्स में आप धोखा नहीं खा सकते। फाइनेंशियल में पैसा डाल के भारत जैसे देश में जो अभी 7 गुना 8 गुना बढ़ने वाला है अगले 20-25 सालों में, उसमें अगर आप फाइनेंशियल्स में बने रहते हैं तो आप गड़बड़ नहीं हो सकती, अनलेस बहुत बड़ी चोरी हो रही हो, अनलेस कुछ ऐसा हो जाए जो 2008 से 13 में हुआ, लैक्स हो जाए बिल्कुल बैंक की लेंडिंग, ये सब। बाकी मेगा ट्रेंड के तौर पे भारत खुद ही मेगा ट्रेंड है। उसके अंदर एक मेगा ट्रेंड फाइनेंशियलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन है कि जो ब्लैक इकोनॉमी थी वो वाइट में आ रही है, वो टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी के तहत आ रहा है सब कुछ, सब टर्नओवर, और उसके कारण फिर फाइनेंशियल्स अच्छा करते हैं। तो ये तो हुई लंबे अवधि की बात। अभी क्या करना है? बजट में जाते हुए बैंक्स खरीदने हैं। बैंक्स ब्रेकआउट लेवल पे, बहुत बड़े बड़े बैंक्स ऐसे लेवल पे आ गए हैं, बस ब्रेकआउट करने के करीब हैं। और जैसे आपने कहा, बैंक निफ्टी 1.25-2% दूर है ऑल टाइम हाई से, ये तोड़ने वाला है ऑल टाइम हाई। तो खरीदना है फाइनेंशियल्स को, बैंक्स हो, आपके म्यूचुअल फंड्स हो, आपके इंश्योरेंस हो, आपके ब्रोकर्स हो, आपके एनबीएफसी हो। एमएफआई थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है क्रेडिट का, एमएफआई अभी हाथ ना ही लगाएं, बट वो भी रिकवर करेगा। एमएफआई पॉलिटिकल इशू रहता है ज़्यादातर, क्योंकि मनी लेंडर्स जो होते हैं वही पॉलिटिशियन होते हैं नॉर्मली लोकल लेवल के, और उसको उसके मॉडल में सेंग लगा रहा है एमएफआई। तो आप देखते हैं एमएफआई गड़बड़ हो जाती है हर 2-3 साल में, कोई ना कोई स्टेट उठ के बर्बादी कर देते हैं एमएफआई की। बट आपके पास हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, आपके पास बैंक्स हैं, आपके पास मॉर्टगेज लेंडर्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं भारत में, और अच्छे वेल रन कंपनीज हैं। तो बैंक्स को ज़रूर आप फोकस रखिए, और तभी वो सबसे बड़ा हिस्सा भी है हमारे इंडेक्स का, लगभग 30% फाइनेंशियल्स हैं। क्या गड़बड़ हो रही थी पिछले 3-4 महीने में? एफआईज, क्योंकि उनका ओवरवेट इतना था बैंक्स में। ये जो मैंने आपको समझाया, ये कोई बड़ा पीएचडी की बात नहीं है, ये बहुत आसान कॉमन सेंस है, जो एफआईज को तो इससे कई गुना ज़्यादा पता होता है। वो बैठे हुए थे ओवरवेट करके बैंक्स में, वो जब उन्होंने बेचा है, बैंक ज़्यादा बेचा है, तभी हमारे बैंक्स गिरे। वो बिकवाली ज़्यादातर हो चुकी है। तो ये अब जो फायदा मिलेगा आगे, एफआईज भी मुड़े हैं इस हफ्ते, हमने देखा है, अच्छा 13,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा आ चुका है और आएगा। एफआईज जब लौट के आते हैं और वो बिकवाली भी बंद हो जाती है, नेचुरल वे में आप देखेंगे बैंक्स अच्छा करते हुए। ठीक। ये आपने अच्छी चर्चा छेड़ दी एफआईज वाली। अगला सवाल मेरा वही था, एफआईज की जो वापसी हुई है इसे कैसे देख रहे हैं? ये स्थिर होगी, या आपको लगता है कि ठीक है सेंटा रैली तक देख लेंगे, उसके बाद से फिर वापस चले जाएंगे? क्या इस बार जो एफआईज लौटे हैं कुछ दिन तक अभी खरीदार बने रहेंगे? क्योंकि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी असर आने वाले दिनों में अब दिखाई देगा। उस काफ़ी हद तक अभी तक इंडिकेटर रहा है, लेकिन अब वो उनकी पॉलिसीज़ कैसी रहेंगी और तमाम चीज़ों को लेकर के भी असर दिखने को मिलेगा। तो आरबीआई की ये वापसी सस्टेनेबल है, भरोसा कर सकते हैं?
जी, भरोसा तो किसी चीज पर नहीं है। रात को सोते हैं कल उठेंगे कि नहीं, वही नहीं पता होता। बट एफआईज देखें विपुल जी, इनको जब समझना है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं एफआईज में। सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं जो कंट्रीज के फंड होते हैं, सऊदी फंड हो गया, सिंगापुर का हो गया, नॉर्वे का हो गया, कुवैत हो गया, अबू धाबी हो गया, दुबई का हो गया। सॉवरेन फंड होते हैं। फिर यूनिवर्सिटियों के एंडोमेंट होते हैं। फिर पेंशन फंड होते हैं। भाई ये फायरमैन कैलिफोर्निया के, या कैलिफोर्निया के टीचर्स, कैल्टर्स करके एक बहुत बड़ा फंड है। कनाडा के टीचर्स, कनाडा के ओंटारियो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ओंटारियो पुलिसमैन फंड, इस तरह के पेंशन फंड आते हैं। फिर आपके आ गए हेज फंड्स, जो पैसा उठाते हैं, बोलते हैं हम इमर्जिंग मार्केट्स में डालेंगे, उसमें कुछ हिस्सा भारत में। फिर होते हैं कुछ जो कहते हैं हम केवल भारत में करेंगे निवेश। और फिर कुछ होते हैं जो खुफिया फंड होते हैं, जो घर का पैसा होता है, घूम फिर के बाहर गया होता है, और वो अपने ही फंड, अपने ही कंपनियां खरीद रहे होते हैं। वैसे भी होते हैं। अब सेबी ने क्या किया पिछले 6 महीने, 8 महीने, और पिछले साल हिंडनबर्ग के बाद सेबी ने थोड़ा कसना शुरू कर दिया कि भाई एक कंपनी या एक ग्रुप में आप मत डालिए पैसा। और आप जब फंड हैं, वो कस्टोडियन को बोला भाई अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, एक आदमी या औरत तक आपको पहुंचना है, कंपनी पे मत रुकिए। क्योंकि क्या होता है, इसमें 25-30 लेयर बना के आते हैं जब इस तरह के फंड आते हैं छुपाने वाले। तो ये जो सेबी का मामला था, हमें अब यही ज्ञात हो रहा है, जो पिछले 3-4 महीने में एफआईज की इतनी भारी भरकम सेलिंग हुई, हमें कोई फंडामेंटल बिगड़ते नहीं देखे। कहानी बना दी गई, भारत का वैल्यूएशन ज्यादा था इसलिए। फिर बीच में आ गया भाई कि चीन चला गया पैसा। चीन केवल 2 हफ्ते पैसा गया, 50 बिलियन, $53 बिलियन 2 हफ्ते कुल गया। और उसके बाद 25 बिलियन निकल गया अगले 4 हफ्ते में। तो ऐसा नहीं भारत से पैसा निकल के चीन गया या कुछ, ये भी कहानी थी। अब जो फंडामेंटल बात निकल के आ रही है कि ये जो पैसा था, घर का पैसा जो बाहर के जरिए से आता था, वो निकल गया है। क्योंकि सभी ने टाइट करना शुरू कर दिया कस्टोडियन को कि आप पता लगाइए, केवाईसी करके आइए, कौन इस पैसे के पीछे बैठा है। एक यूबीओ कहते हैं, अल्टीमेट बेनिफिशियरी, आप निकाल के लाइए और तब आप निवेश कर सकते हैं, नहीं तो इनको टाटा बाय बाय कर दीजिए। ये पैसा निकला है। तो काफी बड़ा पैसा एफआईज का जो निकला है, वो खुफिया इस तरह का पैसा निकला, जो अच्छा है कि वो पैसा कभी आपके देश बनाने में नहीं आ रहा था, वो कंपनी बनाने के लिए आ रहा था। बट बाकी जो एफआईज हैं, सॉवरेन हो, पेंशन हो, प्रोविडेंट फंड हो, रिटायरमेंट फंड हो, यूनिवर्सिटियां हो, या हेज फंड हो, ये ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड हो, वो तो मुस्तैदी से देख रहे हैं भारत की तरफ। और कहाँ आपको ग्रोथ दिख रही है, वो भारत में ही दिख रही है। तो हमें उम्मीद थी विपुल जी के जनवरी के मध्य तक नए एलोकेशन जब आते हैं, थोड़ा शुरू होगा, और फरवरी में बजट के साथ आप देख सकते हैं कि एफआईज लौटते हुए। बट ये अभी आ गया, तो क्रिसमस हमारे मार्केट में पहले ही आ गया है, इसी हफ्ते आना शुरू हो गया। और लग रहा है कि ये जारी रहेगा पैसा आना, क्योंकि वो जो प्रेशर था मार्केट पे हमारे नोटिफिकेशन रेगुलेशंस के कारण या किसी कारणवश, और जो डॉलर जब बढ़ता है उसके भी टाइम पे पैसा निकलता है। ज़रूर गया पैसा अमेरिकन इक्विटीज़ में, आपने देखा बहुत भारी भरकम पैसा गया जब से ट्रम्प इलेक्ट होके आए। तो अमेरिकन मार्केट्स में पैसा जा रहा है, जापानी मार्केट में जा रहा है, यूरोप से निकला और भारत से निकला, इमर्जिंग मार्केट, सब इमर्जिंग मार्केट से निकला। अर्जेंटीना में पैसा गया क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, वो कभी और बात करेंगे। ठीक। बट भारत में लौट के आ रहा है, ये ज़रूर है। ठीक सर, चलिए अब ये थोड़ा सा सर दो अंतर्राष्ट्रीय खबरें जरा फटाफट उस पर, समय काफ़ी हम लोगों ने आरबीआई पॉलिसी और तमाम चीज़ों पे दिया, बड़ा अच्छा ज्ञान मिलता है। अगला प्रश्न सर जो है, वो जो ट्रम्प साहब की वापसी हो गई है, अब जिस तरीके से ये ट्रेड वॉर चाइना के साथ छिड़ी हुई है, वो क्या भारत उसमें बेनिफिशियरी हो सकता है? क्योंकि इससे पहले
चाइना प्लस वन पॉलिसी का जो नारा था या जो बात थी, उसका मेजर बेनिफिशियरी भारत नहीं रहा। बहुत ज़्यादा काम जो है वो वियतनाम और बाकी जो इर्द गिर्द के देश हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया। ट्रंप साहब के बाद आने के बाद क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर चाइना के साथ ट्रेड वॉर बढ़ता है अमेरिका का, तो उसमें मेजर फ़ायदा हमारा हो? हम कहाँ खड़े हैं अभी सर? हम बहुत पीछे खड़े हैं। हम बहुत पीछे रह गए। और अगर आप देखिए ट्रंप 1 में जो हुआ 2018 से, 17 जनवरी में ट्रंप आए, 18 से उन्होंने शुरू किया। और हम ये फाइनेंस में, विपुल जी आपने सुना होगा, फॉलो द मनी कहते हैं। भाई पैसा अगर ढूंढोगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो अभी टैरिफ कितना है आप छोड़ दो, पॉलिटिशियन तो बोलते रहेंगे, वो हमें सुनना, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर कर दो। असलियत क्या है ऑन द ग्राउंड? चाइना का आज टैरिफ 10% चल रहा है, फर्नीचर वगैरह पे 20 है, बट ओवरऑल पूरा चाइना का अगर आप पूल देखें 10% का टैरिफ है। भारत का टैरिफ है 2.1%। भारत $80 बिलियन चाइना को हर साल भेजता है, हमें 2% लग रहा है सिर्फ। वियतनाम वगैरह 1% पे बैठे हुए हैं, बांग्लादेश 0 पे बैठा हुआ है। अब ये असलियत है। बिल्कुल। और मेक्सिको हो या कनाडा हो, वो 1% से कम है। ट्रंप ने क्या कहा, 25% मैं मेक्सिको और कनाडा पे लगा दूंगा, 60% चाइना पे लगा दूंगा। 60% अगर आप अपनी सप्लाई चेन पे लगाएंगे, आपके पास पैसे तो आ जाएंगे, बट आप अपनी इंडस्ट्री और अपने कंज्यूमर को खत्म कर देंगे। अगर अमेरिका जैसे 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में 60% आपकी इन्फ्लेशन आ गई, आप सोचिए कहाँ जाएगा दुनिया भर। तो 60 तो नहीं आने वाला। ये सब शोरगुल करके 10% पे आज बैठे हैं। वो 10% 15 ले जाएंगे शायद, वो भी मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ेगी कि उनको कर पाना मुश्किल है। ये सब समझते हैं। अब ट्रंप क्यों कह रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप हवाबाजी करते हैं, वो है, माहिर है, शोमैन है, ऐसा सोचते हैं कि जिससे कैप्चर हो जाए इमेजिनेशन। अगर मैं कहूं विपुल जी मैं 11.35% चाइना पे लगाऊंगा, आप हिलेंगे भी नहीं। अगर मैं कहता हूं 60% चाइना पे लगा दूंगा टैरिफ, आप बोलेंगे हाँ भाई ये बंदे में दम है, इसको वोट देते हैं जाके। तो ये कहानी है। अब जब ट्रंप कुर्सी पे बैठेंगे 20 जनवरी को, सब ये कह रहे हैं ओ एकदम से टैरिफ आ जाएंगे, आवाज बहुत निकलेगी। फरवरी में ये देखना है कि असलियत में किस चीज पे लगेगा टैरिफ और भारत के लिए क्या मौके हैं। मौके हमारे लिए 2018 से ही थे, चाइना प्लस वन के, हम चूक गए। अगर आप देखें, टेक्सटाइल देखें, चाइना के बाद आता है बांग्लादेश, उसके बाद आता है वियतनाम, उसके बाद आता है कंबोडिया, उसके बाद आता है भारत। हम इतने से होते हैं, अगर आप ग्राफ बनाए ना, चाइना इतना बड़ा ग्राफ होता है, फिर बांग्लादेश उतना, और हम इतने से होते हैं उसमें। और मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको। मेक्सिको में क्या किया, चाइनीज कंपनियों ने जाके मेक्सिकन कंपनियां खरीद ली। अब वहां पे चाइना का बने हुए माल पे मेक्सिको का ठप्पा लग के आ रहा है। तो उसको रोकने की कोशिश में है ट्रंप कि भाई चाइनीज कंपनीज जो हमारे गुप्त द्वार मेक्सिको से हमारे एंटर कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। तो वहां पे जरूर वो कुछ लेके आएंगे। भारत के लिए क्या मौके हैं? बहुत जबरदस्त मौके हैं। आपको क्या करना है, जो पीएलआई हम दे रहे हैं वो बहुत अच्छी स्कीम थी, बट आप चाइनीज कंपनी की कभी बैलेंस शीट अगर मिल जाए, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मिलती है, बट अगर आप देखें चाइनीज कंपनियों की बैलेंस शीट, उनका जो पीएलआई सब्सिडी जो उनको मिला है उनके थ्रू आउट उनके रहने में, हमारे से 10 से 100 गुना बड़ा है। इतना सब्सिडी दिया है उन्होंने अपनी कंपनियों को सक्षम करने में। तभी आज के दिन में 50% इलेक्ट्रिकल व्हीकल चाइना में बन रहे हैं, 80% फर्नीचर हो गया। इस तरह से वो वाइप आउट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, ही हॉलो आउट कर दिया उन्होंने इकोनॉमीज। सबसे बड़ी गलती थी
क्लिंटन और बुश की कि चाइना को WTO में अलाउ किया, जब चाइना इतना बड़ा रोग नेशन था जो कि दे रहा था सब्सिडीज अपनी कंपनीज को, और उसका स्टेटेड ये मंसूबा था कि बाहर की इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया जाए। अब लोग जागे हैं, स्पेशली कोविड के बाद तो और जागे हैं कि चाइना वेपनाइज करता है अपने इकोनॉमी को, उसके ऊपर जागे हैं। तो भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। हमने मौके गंवाए हैं अभी तक। सरकार जरूर काम कर रही है, बट ऑन द ग्राउंड स्टेट लेवल, रीजन लेवल और सिटी लेवल पे जब आप आते हैं, वो इतना बड़ा इंस्पेक्टर राज है हमारा कि फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लॉजिस्टिक्स हमारा 12% कॉस्ट चलता है, चाइना का 2-4% में हो जाता है, और थ्रू एंड थ्रू वो बनाते ही इस तरह है, और फैक्ट्री स्केल की बनाते हैं। सबसे बड़े टेक्सटाइल वाले से मैं बात कर रहा, कह रहे बगा साहब हम 2,500-3 हजार लोग लगाते हैं, हम सोचते हैं बहुत बड़ा प्लांट हो गया, 5,000 लोग हो गए। वहाँ 1 लाख 2 लाख सिर्फ जुराबे बना रहे हैं, सिर्फ एक कमीज बना रहे हैं, 50,000 लोग बैठे होंगे जी। फैक्ट्री के अंदर। तो उसमें कॉम्पीट कर पाना आपको बहुत, अगर बांग्लादेश वियतनाम ने किया है, भारत हम कई गुना बड़े हैं दोनों से, और अपॉर्चुनिटी जरूर है। तो होपफुली इस बारी ट्रम्प 2 में हम इसको दोनों हाथों से पकड़ेंगे, बट अभी तक ज्यादा चूके हैं। जो जो हम कर पाए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपका ये हैंडसेट हो, मोबाइल फोने हो, अब देखिए कितना अच्छा हो गया ये EMS सारा बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई ओवरनाइट, ये सब है। एंड टेक्सटाइल में भी ये अवेलेबल है, तो ये आएगा आएगा, थोड़ी देर से आता है। ठीक। इस पर थोड़ी सी अमेरिका पे और बुश ट्रम्प साहब पे थोड़ी और बातचीत करनी थी, लेकिन समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, क्योंकि अभी तो ब्रिक्स को लेकर के बात ही नहीं हुई कि ये ब्रिक्स करेंसी को लेकर के जो धमकी है वो सिर्फ धमकी है या उसके क्या मायने हैं। ये भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप 10 सेकंड में कुछ अगर इस पर बोलना चाहें सर, बाकी डिटेल में इस पर बातचीत करेंगे। बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे कि वो सेक्टर पे और शेयरों पे कब हम लोग बातचीत करें, तो अगर इस पर आप 10 सेकंड बोल दें, क्योंकि मैं थोड़ा सा सुनना चाह रहा था आपको इस पर। नहीं, ब्रिक्स करेंसी कोई नहीं है, वो ऐसे ही नहीं, कहने वो जो की बात ट्रम्प है। साहब ने बोला कि अगर कोई ऐसी करेंसी आती है जो डॉलर को हाँ। जो है काउंटर करने की कोशिश करेगी तो उस पर हम टैरिफ लगा देंगे, उसको जो है हम उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये मतलब कहने की ज़रूरत क्या पड़ी, खासतौर से तब एक तरफ आप भारत को अपना मित्र भी कह रहे हैं, और पता है कि वो इशारा चीन की तरफ था, या फिर बहुत लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि वो इशारा भारत की तरफ था, किस पर नहीं, निशाना था? निशाना भारत पे तो बिल्कुल नहीं था, और भारत ने तो तब भी बोला था कि ये कोई नहीं होगा। तो $, आज RBI गवर्नर ने प्रेस मीटिंग में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि $डॉलराइजेशन हमारा पॉलिसी नहीं है। बट अमेरिका ने खुद ही करतूत किया ना, जब $300 बिलियन आपने रशिया के फॉरेन रिजर्व्स आपने सीज कर लिए, और फिर यूरोपियन यूनियन को कहा कि तुम भी सीज करो, जापान को कहा येन में जो पड़ा ले लो, तो अब वो सोना ही खरीदेंगे ना, कहाँ जाएंगे वो? अगर आप उनको स्विफ्ट आप कंट्रोल करते हैं, वैसे ग्लोबल है। अब ऐसा है ना कि UPI में अगर चल रहा हो, पूरे दुनिया भर का कॉमर्स UPI से चलता हो, और भारत NPCI को कंट्रोल करता है, एकदम से भारत बोले भाई चीन अलाउड नहीं है UPI में आना, और UPI के बिना अगर कॉमर्स हो ही नहीं सकता, तो अब वो फिर अपना बना रहे हैं। वो रशिया का इंटरनेट भी अपना है, चाइना देखिए उसका अपना फेसबुक है, उसका अपना गूगल है, उसका अपना सब कुछ है, उसने आने नहीं दिया अमेरिकन कंपनीज को। तो आप पेमेंट सिस्टम आपने वेपनाइज किया, आपने डॉलर को वेपनाइज किया, सैंक्शन लगाए, ईरान पे लगाए, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, सब पे। अगर कोई हमारा भारतीय कंपनी रशियन तेल को हाथ लगा लेता है, वो कहते हैं तो हम एक पब्लिक सेक्टर बैंक को रखा हुआ है जिसका कोई अमेरिका में लेना देना नहीं है, वो करता है सब काम। और ये अभी नहीं, ये 1980 के दशक से हमने बनाया था, तो जब ईरान इराक भी हो रहा था। तो इस तरह से आप वेपनाइज करते हैं, और फिर आप डराते हैं सबको कि भाई तुम करो, तुम्हारा तो डॉलर खुद ही जा रहा है, वो लगेगा 30-40 साल लगेगा, और कोई विकल्प नहीं है दुनिया के पास, और भारत का कोई ऐसा अंदेशा नहीं है डीडॉलराइज करने का। ठीक, चलिए सर, अब जरा बिल्कुल फटाफट जो है कुछ एक सेक्टर्स, कुछ एक और बाज़ार की रैली पे जरा बात कर लेते हैं। ये जो प्री बजट रैली है,
ये, या फिर इसे कह दें कि एक बड़ी गिरावट के बाद जो रिकवरी आ रही है, ये आपको लग रहा है कि कब थोड़ा सस्टेन करेगी, या फिर लोगों के मन में ऐसी दहशत है बहुत लोगों के मन में कि फिर से बाज़ार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? आप इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं जो बीते हफ्ते में देखने को मिली, करीब 2-3% के आसपास की एक हफ्ते की रैली जो है जो निफ्टी में आई है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जो बड़ी गिरावट आई है वो स्मॉल कैप्स माइक्रो कैप्स में आई है जो बहुत बड़े थे। अदरवाइज आप इंडेक्स लेवल पे देखें, हार्डली कुछ भी नहीं है। कहाँ से कहाँ गया इंडेक्स, कुछ भी नहीं है। तो वो घबराना नहीं है। जब भी आपको घबराहट हो, 10 साल 20 साल सोचिए और उसको लंबी अवधि सोचिए। भारत की कहानी बन रही है, ये हमारी सेंचुरी है, तो ये सोच के चलना है। अब रही बात प्री बजट रैली की, तो क्या चलेगा? डिफेंस चलेगा, रेलवे चलेगा, पीएसयू चलेगा, पावर चलेगा, बैंकिंग, पीएसयू बैंक चलेंगे। ये खरीदिए 60 दिन की अवधि पे, और ये डिसिप्लिन रखिएगा कि एक तारीख से पहले फिर निकाल भी दे, अगर 60 दिन का आप ट्रेड ले रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल। ये हर वक्त चलते हैं, बजट से पहले चलते हैं कि डिफेंस में और खर्चा होगा, कैपेक्स और होगा, रेलवेज में और अच्छा खर्चा होके आएगा। तो ये सब कंपनियां भागती है। तो ये आप अगर 60 दिन का व्यू लेना चाहते हैं प्री बजट रैली का, तो ये आप ले सकते हैं। डिफेंस, रेलवे, पीएसयू, ये आपने कहा कि अभी के लिए खरीदारी कर सकते हैं। पावर भी उसमें होगा या फिर पावर को अभी बाहर रखा जाए सर? नहीं, पावर है, और पावर तो रिन्यूएबल जो है वो बहुत चलेगा। रिन्यूएबल आने ही वाला है, क्योंकि ये जो तेल पे जो हमारी टोटल डिपेंडेंस है, और इतना हमारा एफएक्स जाता है, फॉरेन रिजर्व जाता है हर साल 130-140 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल हम आयात करते हैं। तो ज़रूर है कि ये रिन्यूएबल्स बहुत अच्छा करेंगे। और पावर में उसको कनेक्ट करना है ग्रिड में, आपको ट्रांसमिशन टावर बनाने हैं, ट्रांसफार्मर बनाने हैं, हाईटेक इक्विपमेंट है, सब चीज़ें हैं पावर में इतनी। और पावर को फाइनेंस कौन करेगा? वो दो दिग्गज पीएसयू कंपनियां बैठी हुई हैं, वो करती रहेंगी। वो बड़ा ज़बरदस्त उनका भी आगे दिखता है क्लैरिटी रनवे। तो पावर में तो रहना है। पावर में रहना है। सर एक चीज़ छोटी सी, अगर आप बता सकें, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारी कंपनियां हो गई, चुने कैसे? बहुत सारी नई कंपनियां भी आ रही हैं, और बहुत सारे जो पुरानी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां हैं, अब तो एनटीपीसी जैसे ग्रीन अभी लिस्टेड भी हो गई, और भी ऐसी कंपनियां हैं जो पुरानी हैं, बहुत सारी नई कंपनियां आ रही हैं एक एक करके। चुने कैसे, क्या किस आधार पर चुना जाए? भरोसा जहाँ पर है, या जो नए नाम सामने आ रहे हैं, या सिर्फ फंडामेंटल पढ़ें? फंडामेंटल पढ़ने पड़ेंगे, क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा। पीएसयू वाले जो हैं उसमें वैल्यूएशन चाहे कम हो, बट आपको सेफ्टी फर्स्ट है। तो ये नहीं कि डूब जाएगी कंपनी। और थोड़ा 20% नए प्लेटफॉर्म्स के लिए भी निकाल के रखिए। जो नई कंपनी आ रही है, वैल्यूएशन बड़ी हाई रहती है, बट प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड देख के थोड़ा आइडिया मिल जाता है। कैश फ्लो क्या होता है, बहुत लंपी रहता है कि प्लांट बन रहा है बन रहा है बन रहा है, और फिर एकदम जब आता है ट्रांसफॉर्म हो जाती है कंपनी। बट सेफर वे है जो ट्रांसमिशन कंपनियां हैं, टीएनडी वाली कंपनियां हैं, जो इनको इक्विपमेंट सप्लायर हैं, इस तरह की भी कंपनियां, या जो इनको फाइनेंस कर रही हैं कंपनियां। ये आपको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं देंगे, बट सेफ रिटर्न देती रहेंगी। क्योंकि वो है जैसे गोल्ड रश हो रहा है, तो वो फावड़े कौन बना रहा है और तसले कौन बना रहा है, उसके तो पैसे बनने ही है, चाहे गोल्ड मिले ना मिले। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन वाली कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाती हैं, इन सब कंपनियों के लिए जो इम्प्लीमेंट कर रही हैं, या जो इक्विपमेंट सप्लाई कर रही हैं, या जो फाइनेंस कर रही हैं, वो भी अच्छा करेंगे। एक सर, ये जो रेट कट अभी नहीं हुआ, फरवरी में उम्मीद है रेट कट होगा। उस रेट कट से पहले क्या ऑटो में, रियल्टी में, जहाँ पर ऑटो खासतौर से जहाँ पर की थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, क्या पोजीशन बनानी चाहिए इस उम्मीद में कि अब रेट कट होने वाला है? क्योंकि रेट कट से प्रभावित होने वाली ये कंपनियाँ रहती हैं, ब्याज दरों से प्रभावित होने। जी, या बहुत सही कहा आपने। रेट सेंसिटिव कंपनियां क्या रहती हैं? रियल एस्टेट हो गया, ऑटो हो गया, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल्स हो गए, इन सबको होता है बेनिफिट रेट कट मूव का। बट मैं कहूँगा वो उतना ज़रूरत नहीं है, रेट कट पे निर्भर मत रहिए। बट ये सोच के चलिए, एक साल में जो ये हम 6.5 पे हैं, अगले दिसंबर तक हम 5.5 पे बैठे होंगे।
तो अगर ये आप ये तय है कि अगले दिसंबर तक हम 5.5 के करीब होंगे, तो इसमें फिर आप देख सकते हैं किसको बेनिफिट मिल रहा है, बट वो बेनिफिट इतना अहम नहीं है जो आपके मेगा ट्रेंड है। अब ऑटो या टू व्हीलर या ट्रैक्टर या कमर्शियल व्हीकल, ये डिफरेंट साइकिल्स में है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइकिल में टू व्हीलर बहुत स्ट्रांग है रूरल इकोनॉमी, ट्रैक्टर 100% रूरल इकोनॉमी है, कमर्शियल पीछे छूट गया, बट इलेक्ट्रिफिकेशन में बसें चलेंगी। पैसेंजर फिर पीछे छूट गया है, एसयूवी ज्यादा चल रहे हैं, छोटी गाड़ियां कम चल रही हैं, बट वो डिमांड थोड़ी पीटर आउट हो रही है। तो वो 1% से एकदम से इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट हाँ स्टॉक में इम्पैक्ट आ जाएगा। तो अभी जो दिग्गज पैसेंजर व्हीकल कंपनियां हैं वो अच्छी लग रही हैं ये रेट कट के तौर पे। आपके टू व्हीलर अच्छे लग रहे हैं रेट कट के तौर पे, बट उससे अच्छा मैं कहूंगा कि जो ऑटो एंसिलरी सप्लायर्स है वो ज्यादा सेफ है और वो ज्यादा शायद हो सकता है बेटर रिटर्न दें। चलिए, ऑटो में दिग्गज कंपनियां खरीदें, ऑटो इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही हैं। शेयरों के नाम आप लेते नहीं हैं तो उस पर आपसे बातचीत कर नहीं सकते हैं। वो आता ही नहीं जी, अभी आता ही नहीं, फंड तो चलाते नहीं है, अभी मैक्रो ही आता है। नहीं नहीं, ठीक सर, बहुत अच्छी बात है सर। बात तो अभी और भी करनी थी, लेकिन बार बार मुझे बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा समय आपका ले लिया गया है, तो माफ़ी चाहते हैं कि और भी जो है बातचीत अब अगली बार आप आएंगे तो थोड़ा और कुछ एक विषय छांट के रखे जाएंगे ताकि आपसे थोड़ा और डिटेल में बातचीत हो। तो सर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बीच बीच में आप आते रहिए, थोड़ा ज्ञानवर्धन करते रहिए तमाम हमारे दर्शकों का। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए विपुल जी। और ये मैं कहूँगा हर वक्त कि आप जैसे एक्सपीरियंस वक्ता के साथ बैठने में क्या होता है, मज़ा आता है। आप वो इंटरप्ट नहीं करते फ्लो ऑफ थॉट, उसके कारण थोड़ा लंबा खींच जाता हूँ, बट जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दर्शकों को वो आप करने देते हैं, ये बहुत आपकी खूबी है। तो थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। आपके प्रोग्राम में हर वक्त बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे शब्दों के लिए। और सही बताएं, आपको रोकने की हिम्मत मुझे लगता है कोई कर भी नहीं सकता। आप जितने अच्छे से समझाते हैं, मैं खुद ही कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपना अगला सवाल भूल जाता हूँ, मैं सुनने में ही फोकस मेरा रहता है कि मतलब जितना ले सकें ज्ञान उतना अच्छा रहता है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। तो आज की इस खास चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते अगले संडे को एक नए खास शख्सियत के साथ हम जुड़ेंगे। तब तक देखते हैं बाज़ार में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं। बाज़ार को फिलहाल के लिए एक नया बूस्टर मिला है, ये बूस्टर कितना कामयाब होगा और इस हफ्ते बाज़ार कैसा रहेगा, क्या खरीदें क्या बेचें, इसके लिए तो हर रोज़ दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए। क्या सवाल आपके हैं उसके उत्तर मिलते हैं। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं, मुझे इजाज़त दीजिए। लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।